अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विकटें मुसलसल गिर रही हैं। आज एक और बड़ा धचका लगा और मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी ने पार्टी और सियासत से लाताल्लुकी का इजहार किया है। बताया लगता है कि पीटीआई की जंगजू सियासत की जो एक पॉलिसी थी जिसमें जो सीनियर एलिमेंट्स थे उनके लिए अब गुंजाइश नहीं बची है। अब तक 2 दर्जन से ज़ायद रहनुमा पार्टी छोड़ चुके हैं। दूसरी तरफ वज़ीर दिफा ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का इंदिया भी दे दिया है। ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि 9 मई के वाक़यात की पार्टी सतह पर प्लानिंग वाहिद मिल गए हैं। उन्होंने क्या कहा, पहले आप ज़रा वो सुनिए। बहुत से शवादात जो है ना मिल रहे हैं, बहुत सी एविडेंस सामने आ रही है कि 9 मई कोई ऐसा कोई बेसाख्ता या स्पॉन्टेनियस बात नहीं थी। ये सारे के सारा एक प्लान के तहत हुआ है। ग्राउंड में इम्कानात हैं और ज़रूर इसका फ़ैसला कोई नहीं हुआ, लेकिन इसका जायज़ा ज़रूर लिया जा रहा है कि पार्टी के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। लेकिन तहरीक इंसाफ को यकीन है कि अगर हुकूमत ऐसा कर भी ले तो सुप्रीम कोर्ट एक ही दिन में कलअदम करार दे देगी। किसी प्रोटेस्ट के अंदर करते हैं तो वो एक इंडिविजुअल एक्ट होता है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन उसकी बिना पे पॉलिटिकल पार्टी को बैन नहीं किया जा सकता। इस किस्म की इकदाम अगर उठाया जाता है तो मुझे यकीन है कि यही अदालत जो है एक ही दिन में उस किस्म के इकदाम को कलअदम करार दे देगी। देखना है कि अब हुकूमत क्या फैसला करती है, क्योंकि जिस रफ्तार से पार्टी छोड़ने वालों का तांता बंधा हुआ है कि इसके बाद भी पार्टी पर पाबंदी की ज़रूरत पड़ेगी। बहरहाल ये तासर सामने आ रहा है कि दबाव और खौफ की फ़िज़ा बनाकर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। इस हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल औरंगज़ेब के दिलचस्प रिमार्क सामने आए, जिसमें जस्टिस मियां गुल औरंगज़ेब ने असद उमर के वकील को मुखातब करते हुए कहा कि हम आपको ज़मानत भी दे दें तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। आज हम 3 ऐसे जो देखते हैं, जब सूरत हाल बैक टू बैक डेवलपमेंट के, एक तरफ फवाद चौधरी साहब जो हैं वो आकर अपनी पोजीशन बताते हैं कि आई एम नो मोर पार्ट ऑफ पीटीआई, मैं पॉलिटिक्स से फ़िलहाल किनारा कशी इख्तियार कर रहा हूँ। अब से कुछ देर कबल असद उमर साहब के मुताल्लिक़ ये खबर चली है कि वो भी अडियाला जेल से रवाना हो गए हैं। असद उमर साहब की भी प्रेसर एक्सपेक्ट की जा रही है कि वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन कुछ देर पहले रवाना हो गए हैं। जिस स्पीड के साथ लोग तहरीक इंसाफ से ख़ुद को डिस्टेंस कर रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह जो है वो ये बता रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात ने हमें मजबूर किया कि हम ख़ुद को अब सियासत से, पार्टी से अलहदा कर लें, क्योंकि ये जो पॉलिटिक्स है इसका साथ नहीं दे सकते। अफवाज पाकिस्तान और इसके अलावा जो दीगर इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, जिस तरह तनसीबात को नुकसान पहुँचाया गया, ये वो पॉलिटिक्स नहीं है जिसके लिए हमने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया था। फवाद चौधरी साहब का अलहदा होना ये कोई मामूली ख़बर नहीं है। फवाद चौधरी साहब जो है वो ईयर एंड आई हुआ करते थे इमरान खान साहब की, उनकी बड़ी से थी पार्टी के अंदर। इमरान खान साहब उनको पार्टी में बहुत ख़ास अहमियत देते थे, मीडिया को पे बहुत डोमिनेंट थे, बहुत कंट्रोल के साथ मीडिया पर जो है वो बात करते थे, और वो ये कहना गलत नहीं होगा कि ओपनर बैट्समैन थे तहरीक इंसाफ के। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि फवाद चौधरी साहब ने भी जो है वो अपनी राहें जुदा कर ली। प्रेशर तो माजी में दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं पर भी आता रहा है, लेकिन ये फ़र्क समझने की ज़रूरत है कि जो प्रेशर इस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर आ रहा है और वो इस तेज़ी के साथ अपने रास्ते जुदा कर रहे हैं, इसका फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ के अंदर लोगों को लाने का अमल भी इसी तरीके से हुआ था, बहुत तेज़ी के साथ हुआ था। जमातें बनती हैं, जमातें टूटती हैं, लेकिन कई जगह पर फोर्सफुली भी जो है वो तहरीक इंसाफ में लोगों को शामिल करवाया गया था। लेकिन एक नुक्ता अहम है कि क्या जो लोग छोड़कर जा रहे हैं वो ये समझ रहे हैं कि ये अब नज़रियाती से ज़्यादा ज़ाती जंग बन चुकी है और उसूल से ज़्यादा अना की जंग बन चुकी है, क्योंकि वो तमाम लोग करीब भी थे। अगर आप ये देखें, ये वो लोग थे जो मीडिया पर तहरीक इंसाफ का चेहरा भी थे, जो आकर बहुत बाबांगे दोहल डिफेंड करते थे। फयाजुल हसन चौहान साहब जिस तरह से अपने मुखालफिन को जिन अल्फाज में मुखातिब करते थे, इसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती थी। उनके साथ लोगों ने बैठना छोड़ दिया था टॉक शोज़ के अंदर कि हम इनके साथ नहीं बैठेंगे। फवाद चौधरी साहब जो है बड़े तगड़े तरीके से आकर तहरीक इंसाफ का दिफा करते थे, लेकिन आज क्या हुआ? क्या उनको ये महसूस हुआ कि ये मामला जो है प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स से निकल कर
जो है वो अब पर्सनैलिटी क्लैश की तरफ चला गया है, या फिर जो है वो रिजिडिटी की तरफ चला गया है, अनापरस्ती आ रही है, या क्या हुआ है इन दिनों में? क्योंकि खुद फवाद चौधरी साहब ये कहते दिखाई दिए कि इमरान खान को माइनस करके तो पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी नहीं बचता। ये कहते हुए भी दिखाई दिए कि जी अगर लोग बाहर निकल आए तो श्रीलंका वाले हालात होंगे, और लोग बाहर निकले, दंगा भी हुआ, फसाद भी हुआ, हंगामा भी हुआ, लेकिन फिर फवाद चौधरी साहब को ये सब करने की नौबत क्यों आई? ये बहुत अहम होगा। जब वो मीडिया पे सामने आएंगे तो ये पता चलना ज़रूरी है कि वो किस नुक्ते पर ये समझे कि उनको अलहदा हो जाना चाहिए। असद उमर साहब क्या कहेंगे? असद उमर साहब बहुत दिलचस्प होगा। असद उमर साहब की रिहाई तो हो गई है, लेकिन क्या वो भी शाह महमूद कुरैशी साहब की तरह दोबारा से जो है वो कहेंगे मैं वो नहीं कहूँगा, मैं पार्टी के साथ ही हूँ, और फिर अंदर चले जाएंगे? या फिर असद उमर साहब जो है वो स्टांस लेंगे जो फवाद चौधरी साहब ने लिया है? नज़रियाती तौर पर पार्टीज़ के ऊपर मुश्किल आती है, मुश्किलात आती हैं, मुश्किलात को फेस करना होता है, लेकिन तहरीक इंसाफ की जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है वो क्यों ख़ुद को डिस्टेंस किए जा रही है? फैसल वाडा साहब जो है वो मुतादिद शोज़ में ये बात कह चुके हैं कि इसलिए हम अलहदा हुए कि खान साहब को इस्तेमाल किया गया। खान साहब के आसपास कुछ सांप कीड़ों का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं खान साहब को गलत मशवरे दिए गए, खान साहब की सियासत को इस नहज पे पहुँचाया गया। लेकिन जो लोग अलहदा हो रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये खान साहब हैं जिनकी ये राय है, या खान साहब का स्ट्रॉन्ग स्टांस है इस मामले में, जिसकी वजह से हमें ये मुश्किल देखनी पड़ रही है। ज़ाहिर है वो ज़ाहिरी तौर पर तो अभी ये बातें आकर नहीं कर रहे, लेकिन पसे पर्दा गुफ्तगू यही हो रही है। तो अब पीटीआई के अंदर अगर यही टूट फूट जारी रही तो पीटीआई किस तरीके से इन तमाम हालात का सामना करेगी? क्योंकि इंतखाबात की डिमांड तो कर रहे हैं, लेकिन अगर एक स्ट्रक्चर नहीं होगा, पॉलिटिकल पार्टी के स्टॉलवर्ड्स नहीं होंगे, तो फिर किस तरीके से ये पार्टी जो है वो इलेक्शन में अपने मद्दे मुकाबिल अपने मुखालफिन का सामना करेगी? केपीके से भी खबरें आ रही हैं, कराची से भी खबरें आ रही हैं, पंजाब से भी लोग टूट रहे हैं, और अभी ये भी इत्तलात है कि ये जो लोग अलहदा हुए हैं ये अलहदा होने वाले ग्रुप का 30% भी नहीं है। अभी और कई लोग हैं जिन्होंने अलहदा होना है, जिनकी लाइन लगी हुई है, और उन सब ने ख़ुद को डिस्टेंस कर लिया। जहांगीर तरीन साहब की वापसी हुई है। जहांगीर तरीन साहब लाहौर में एक्टिव हो गए हैं। जहांगीर तरीन साहब ने पुराने लोगों से रब्ता किया है, और मैं आपको अपनी ये मालूमात की बुनियाद पर बता रहा हूँ कि ये 9 मई के वाक़यात से पहले भी पीटीआई का एक बड़ा धड़ा, एक बड़ा ग्रुप तैयार था कि अगर इमरान खान साहब डिसक्वालीफाई हो जाते हैं तो हम या तो पार्टी की कमान संभालेंगे या फिर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे, और इस दोनों के लिए जो है वो राह हमवार हो रही थी। लेकिन 9 मई के वाक़यात ने बाकायदा तौर पर जवाब पेश कर दिया कि तहरीक इंसाफ में मौजूद लोग जो पहले से उड़ना चाहते थे, जो पहले से अलग रास्ते बनाना चाहते थे, चाहे वो फॉरवर्ड ब्लॉक की सूरत में या पार्टी टेक ओवर होने की सूरत में या करने की सूरत में, उन लोगों को भी एक मौका मिल गया। बहुत दिलचस्प होगा आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि जो लोग रह गए हैं वो क्या पोजीशन लेते हैं, क्या वो जेलें काटेंगे, क्या प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे। तहरीक इंसाफ एक मुश्किल दौर से गुजर रही है, लेकिन क्या इसकी तैयारी या हिकमत अमली बनाई थी? क्योंकि पॉपुलर पॉलिटिक्स करना और चीज़ है और उसको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कन्वर्ट करना और चीज़ है। तो पॉपुलर पॉलिटिक्स तो हो गई, लेकिन अब इसको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कन्वर्ट करने का जब फेज़ आया तो पार्टी जो है वो हाउस ऑफ कार्ड्स का मंजर पेश कर रही है, और जो है वो आहिस्ता आहिस्ता विकटें गिर रही हैं। और दिलचस्प बात यह है कि सब ये बात कहते दिखाई दे रहे हैं कि गुज़िश्ता चंद दिनों में जो कुछ हुआ उसके साथ हम अब पार्टी तो क्या सियासत में भी जो है वो रहने को तैयार नहीं है। लेकिन हमारी मालूमात ये है कि तमाम लोग इकट्ठे हो रहे हैं और बहुत जल्द एक नया ग्रुप और एक नया महाज बनेगा, और जो नया महाज बनेगा वही तहरीक इंसाफ का फॉरवर्ड ब्लॉक होगा। और उस फॉरवर्ड ब्लॉक के अंदर जहांगीर तरीन साहब से लेके शाह महमूद कुरैशी साहब दोनों कोशिश कर रहे हैं कि उसकी सरबराही जो है उनके पास हो। लेकिन लेट्स सी क्या होता है, आने वाले दिन बहुत दिलचस्प होंगे। ब्रेक लेनी है मुझे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हुकूमत से पूछेंगे कि हुकूमत क्या ये सब कुछ दबाव पे करवा रही है, क्योंकि इल्ज़ाम उन पर यह है कि वो दबाव दे रहे हैं, जेलों में लोगों को डाल रहे हैं, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ को कट टू साइज़ किया जा रहा है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि दबाव इससे पहले दीगर जमातों के ऊपर भी था, इतनी तेज़ी से लोग अपनी जमात छोड़कर क्यों जा रहे हैं? इसका जवाब तहरीक इंसाफ ही तफसील से दे सकती है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जो है हुकूमत से इसका जवाब लेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हुकूमत पर एक तासुर जा रहा है कि वो ज़बरदस्ती तहरीक इंसाफ को कट टू साइज़ कर रही है। आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक। 9 मई को तहरीक इंसाफ ने जिस पुरतशद्दुद मुज़ाहमत का मुजाहरा किया, पाकिस्तान में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है, इस अमल से माजी में दीगर सियासी जमातें भी गुजर चुकी हैं। तारीख पर नज़र दौड़ाएं तो 50 और 60 की दिहाई में मुस्लिम लीग के हिस्से बखरे हुए, 70 की दिहाई में नैब पर पाबंदी लगी, 80 की दिहाई में पीपल्स पार्टी ने बदतरीन जबर का सामना किया। इस दौरान अंकल्स कहलवाने वाले कदावर रहनुमा पार्टी छोड़कर चले गए। 99 की अगर हम बात करें तो नून लीग की बारी आई और काफ लीग का जन्म हुआ। 2018 के इलेक्शन से पहले एक बार फिर नून लीग पर कड़ा वक्त आया और हुकूमत में होते हुए सियासी इंजीनियरिंग का निशाना बनी। एक बात इन सारे अदवार में कॉमन है कि जब भी किसी जमात पर कड़ा वक्त आता है तो दीगर मुखालिफ जमातें उसका भरपूर फ़ायदा उठाती हैं। विक्टिम और बेनिफिशरी का म्यूजिकल चेयर अब भी जारी है। अगरचे हर जमात के साथ पेश आने वाले वाक़यात की वजूहात अलग अलग हैं और इनमें इन जमातों की सियासी रवैयों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन इस सारे अमल का फ़ायदा उठाने वाले हर दौर में इस प्रोसेस को जस्टिफाई करते आए हैं। अब भी यही हो रहा है। क्या सियासी जमातों ने माजी से कोई सबक सीखा है या नहीं, इस पर हम बात करने के लिए दावत दी है। हमने हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, वफाकी वज़ीर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं। मियाँ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा कि जो कुछ अभी तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है जो आप लोग डिमांड कर रहे थे? नहीं आदिल, अभी जो आपने बात की है ना, अपने इंट्रो में जो 2, 3, 4 हवाले दिए और 70 साल में जो कुछ होता है सियासी जमातों से, उसका आपने तज़किरा किया। यकीनन बात वो आप ठीक कह रहे हैं, मगर मेरी गुजारिश होगी कि क्या पाकिस्तान की तारीख़ में कभी ऐसा किया किसी सियासी जमात में रद्द अमल के तौर पर जो आज हुआ? यकीनन आप भी कहेंगे कि ऐसा कभी किसी ने नहीं किया। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि पाकिस्तान के अंदर से अगर दफाई अदारों के तनसीबात पर कोई हमलावर होगा या तोड़फोड़ करेगा या उसको जलाएगा, तो क्या उसको सियासी जमात कहेंगे? और पाकिस्तान से बाहर से, पाकिस्तान की सरहद पार से यही अमल कोई दूसरा करेगा तो आप उसको दहशतगर्द कहेंगे? मेरा तो ख्याल है कि ऐसा नहीं है। जो भी ये अमल करेगा वो यकीनन दहशतगर्द ही कहलाएगा और उसके साथ वही सलूक होगा जो दहशतगर्दों के साथ पाकिस्तान का आइन या दुनिया के ममालिक जो करते आए हैं अपनी रियासत को बचाने के लिए या अपनी रियासत के दिफा के लिए। अब जहाँ तक तल्लक है इमरान खान साहब का, तो आप मुझे ये बताएं कि जो आपने बात कही कि मुस्लिम लीग नून के साथ 2018 में कड़ा वक्त आया, पीपल्स पार्टी के साथ आया, नेशनल अवामी पार्टी के साथ आया, तो क्या उस वक्त तमाम अदारे जो थे एक पेज पे नहीं हुआ करते थे उसको सनाब करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए? आज क्या है? आज आप देखें कि एक अदारे से तवातर से दर्जनों ज़मानतें एक वक्त में नहीं हो रही, और ये सलूक किसी और के साथ है। और या उस वक्त जब मुस्लिम लीग के साथ ऐसा होता था उस वक्त था ऐसा? पीपल्स पार्टी के साथ जब कभी ऐसा हुआ तो उस वक्त ऐसा उसके साथ रवैया था? यकीनन नहीं है। तो फिर आज आप ये नहीं कह सकते कि ये वो एक बात ये कह रहे हैं कि इधर जमानत होती है, उधर फिर गिरफ्तारी होती है, फिर जमानत, फिर गिरफ्तारी, 4-4 दफ़ा अदालतें जमानत देती हैं, 4-4 दफ़ा गिरफ्तार कर लेते हैं। वो कहते हैं ऐसा भी माजी में कभी नहीं हुआ। और ये बात दुरुस्त है कि अदालतें जिस तरह का एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ दे रही हैं, ये भी हमने कभी नहीं देखा था जो माजी में लोग गिरफ्तार होते थे उनके साथ। नहीं, मैं अर्ज़ करूँगा आदिल, गुजारिश ये है कि 2000 से लेकर 2007 तक मैं आपके सामने बैठा हूँ। मैं बेल करवा के निकलता था और वो बेल कोई 4 दिन में नहीं हो जाती थी, 4-4 माह के बाद होती थी। तो बाहर निकलता था, पकड़ा जाता था। और 7 साल मेरे साथ ऐसा ही। मैं अगर सारा वो पीरियड गिनवाऊँ या काउंट करूँ तो 6 साल से ज़्यादा मेरी कैद बन जाती है। मैं तो 10-15 दिन बाहर रहता था और 3-4 माह पकड़ा जाता था, 8-10 दिन बाहर रहता था और 2 माह अंदर रह के आ जाता था। तो उस वक्त किसी ने आवाज़ उठाई थी? और इसी तरह मेरे दीगर जो मुस्लिम लीग के लोग थे उनके साथ ऐसा होता रहा। जब मियाँ नवाज शरीफ जलावतन थे
तो बाकी जमात के साथ क्या सलूक होता रहा, आपको याद होना चाहिए। और फिर आज जो लोग ये कहते हैं कि ये सियासी जमात है, सियासी जमात ने कभी पेट्रोल बम चलाए, कभी गलेल का इस्तेमाल इस तरह किया जिस तरह ये करते रहे? कभी ये देखें, ये होता रहा है कि कोई प्राइवेट कार किसी ने जला दी, किसी ने पुलिस वैन चला दी, बड़ा एक्सट्रीम किसी ने एहतजाज किया या रद्द अमल दिया, तो मगर कभी यार ऐसा नहीं होता था कि ज़मान पार्क से भी पेट्रोल बम पाएँ और ज़हूरलाई रोड से भी पेट्रोल बम का जो है वो हमला किया जाए। ये इससे पहले नहीं। और अगर मैं आज भी ये कह रहा हूँ, अगर आप जो किरदार थे उस वक्त जिन्ना हाउस के, पेशावर के, मियाँ वाली के, अगर सिर्फ उन किरदारों को जो आपको कैमरे की आंख ने दिखाए सिर्फ उनको पकड़ेंगे और उनको छोड़ देंगे या उन तक पहुंच नहीं होगी आपकी, किसी दबाव में होंगे, किसी आलमी कुव्वत के दबाव में होंगे, किसी भी तरह अगर आप वो उस माइंड सेट को छोड़ देंगे जिन्होंने 1 साल ट्रेनिंग तरबियत दी, तो फिर आप इस चीज़ को रोक नहीं पाएंगे। फिर दफाई अदारे के मतलब या पाकिस्तान के दिफा के हवाले से जो खिड़की खुल गई है 9-10 मई को, फिर आप कभी इसको बंद नहीं कर सकेंगे। वैसे उसूलन तो मियां साहब किसी की प्राइवेट कार भी नहीं जलनी चाहिए, पुलिस मोबाइल की भी वही हुर्मत होनी चाहिए, वो भी नहीं जलनी चाहिए। अब यहाँ तो बहुत कुछ जल गया, तबाह किया गया, क्योंकि हमें ये भी हमारे इदारे ही हैं और किसी की प्राइवेट इमलाक भी उसकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी होती है, वो भी नहीं होना चाहिए एहतजाज के नाम पे। मौज़िब माशरों में प्रोटेस्ट इस किस्म का कहीं नहीं होता मियां साहब। लेकिन एक इल्ज़ाम आप लोगों पे ये लग रहा है कि आप एक खौफ व हिरास का माहौल बना के पीटीआई को कट टू साइज कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं ताकि आइंदा इलेक्शन से पहले पीटीआई सुकड़ जाए। दूसरी तरफ ये कि जो मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा हूँ उससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आप लोग मतलब ये चाहते हैं कि पीटीआई बैन लग जाए पीटीआई पे, क्योंकि जो पीटीआई ने किया है वो दहशतगर्दी के जुमरे में आता है और दहशतगर्दी की वजह से पीटीआई पे बैन लग जाना चाहिए। नहीं आदिल, मैं फिर वजाहत कर दूं, शायद मैं अपनी बात आप तक कन्वे नहीं कर पा रहा। मैं अर्ज़ कर रहा हूं आपकी खिदमत में कि मेरे जैसा सियासी वर्कर जो है किसी तौर पर भी आर्मी एक्ट को, सिविलियन को आर्मी या फ़ौजी अदालतों की जो सिविलियन के लिए उनका केस चलाए जाए, मैं कभी सपोर्ट नहीं कर सकता। मगर मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दें कि जब 9-10 मई को पकड़े जाने वालों को तीसरे दिन छोड़ दिया जाएगा इन अदालतों से, जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि बार बार उनकी ज़मानतें हो जाती हैं और बार बार पकड़ा जाता है, तो फिर मुझे ये कोई बताए दुनिया के किसी खित्ते में, दुनिया के किसी मुल्क में जब उस रियासत को, रियासत के अंदर रहने वालों से ख़तरा होता है या वो अमलाक जलाते हैं या उनके दिफा को कमज़ोर करने के लिए कदम उठाते हैं, तो फिर दुनिया के महज़्ज़ब मुल्कों में क्या होता है? आप मुझे ये बताएं, जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं वो ममालिक जो हैं वो किस तरह के स्पेशल कवानीन बना के उनका सर कुचलते हैं। और यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तो जो आपके अदारे हैं जो अदल देने वाले, उनसे अगर अदल की बजाय सहूलतकारी हो कि आपको जजेस गेट से लाया जाए और आपको खुशामदीद कहा जाए कोर्ट के अंदर, तो फिर मुझे बताएं कि रियासत अजीज़ है या फिर आपकी जो वो कवानीन हैं, तो या आप दुनिया में एक मुहज़्ज़ब जैली किस्म का कहलवाने के लिए आप कोई कदम उठाएंगे? आप यकीनन सबसे पहले रियासत को बचाने के लिए कदम उठाएंगे। इसका मतलब आपका ये ख्याल है कि अदालतें रिलीफ दे रही हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसकी वजह से ये केस इन अदालतों के बजाय आर्मी एक्ट के तहत चलने चाहिए जिन्होंने अमलाक को नुकसान पहुंचाया? यकीनन आदल, देखें, जब अदालतों से आप दहशत गर्दों को बजाय इसके कि उनको, क्या आपका मीडिया, क्या सोशल मीडिया, क्या अखबारात, क्या आपके अजीज़ो कारब सब एक 9-10 के मई के वाक़या पे परेशान नहीं है? दुख है सबको कि ये क्या हो रहा है।
तो उनको जब छोड़ दिया जाएगा तो फिर मुझे ये बताएं ना कि क्या किया जाए अदल के लिए। सर वो कहते हैं कि कानूनी माहिरीन उनके जो है वो कहते हैं कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट में उनके कानूनी माहिरीन कहते हैं कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट में ये केसेस चल सकते हैं। पाकिस्तान के आइन और कानून में इन जो सियासी जमात में कोई शरपसंदी करे तो उसके लिए कानून मौजूद हैं। वो कहते हैं उसमें चला के बेशक उनको ट्रायल कर लें, उनका फेयर ट्रायल हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप उनको आर्मी एक्ट के तहत ट्राई करके जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की भी स्पिरिट को वायलेट करेंगे और उनसे स्कोर सेटल करें। जी नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है आदल। देखें, जो आर्मी कोर्ट्स होंगी, पहले तो मैं ये क्लियर करता जाऊं कि जिन्होंने सिविल अमलाक को नुकसान पहुंचाया उनके केसेस जो हैं किसी तौर पर भी आर्मी कोर्ट्स में नहीं चलाए जा रहे, ना भेजे जा रहे हैं, वो सिविल कोर्ट में ही चलेंगे। और दूसरा, जिन्होंने उन तनसीबात को, दिफा को कमज़ोर, और ये एक आलमी साजिश थी, ये वक्त साबित कर रहा है और करेगा कि वो साजिश थी, उनके केसेस वहाँ चलेंगे। मगर उनको भी अपील का कानून में जो उनके लिए गुंजाइश है वो अपील का हक उनके पास है। मास्टरमाइंड कौन है इन वाकयात? एक सेकंड, आर्मी चीफ के एक आखिरी बात इस हवाले से मैं कह लूं, आर्मी चीफ के पास भी वो अपील कर सकते हैं, वो हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं। मगर मुझे आप आदिल अब्बासी साहब ये बता दें कि जो एक शख्स सुप्रीम कोर्ट के आला मनसब पे तशरीफ़ फरमा हो, वो आज खुद नोटिस ले और 2 जजेस को साथ बैठा के जो फैसला कर दे, उसकी कहीं अपील नहीं है। मुझे ये बताएं कि क्या ये जुल्म नहीं है कि उसको अपील का हक ही ना हो? उस पर कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, और उस पर बात की जा रही है जिसको तमाम फोरम पे जाने का हक होगा, सहूलत होगी, और उस पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। जहां ये अपील का हक ही कोई ना सुन सके, उससे वो हक भी जो है वो छीन लिया जाए, उस पर हम बात ही नहीं करते। आप गालिबन 100 मोटो की तरफ इशारा कर रहे हैं, आर्टिकल 184(3) के इख्तियारात की बात कर रहे हैं कि ये जो है वो एब्सोल्यूट हैं। मुझे जरा आप मियां साहब ये बताइएगा कि क्या आपके ख्याल में इन तमाम वाकयात का मास्टरमाइंड कौन है? ये जो वाकयात आप कह रहे हैं कि दहशतगर्दी के, देखें, मैं बड़ा क्लियर हूँ कि जो 2017 के मास्टरमाइंड थे वो आज तक उसी तरह हैं। सबसे बड़ा बेनिफिशरी और आज सबका मास्टरमाइंड इमरान खान हो। ये हो ही नहीं सकता कि ये किसी ट्रेनिंग तरबियत के बगैर, और ये वक्त साबित करेगा कि दूसरे ममालिक से भी लोग इन्वॉल्व हुए, पैसा इन्वॉल्व हुआ। पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें जो थीं वो आज तक पाकिस्तान को दबाव में सफारती सतह पर लाए हुए हैं कि इसको कुछ ना कहा जाए, मगर अपने पे जब उन पे अंदरूनी तौर पे या बैरूनी तौर पे उन पे हमलावर कोई कुव्वतें हुई या किसी ने दहशतगर्दी की, उस वक्त उन्होंने क्या सलूक किया ये हम सब के सामने है। फिर हमें भी हक हासिल है। मियां साहब, ये सजा मिलनी चाहिए। ये जिस सिफारती दबाव की आप बात कर रहे हैं, ये सिफारती दबाव कहाँ से है, किस मुल्क से है हमारे ऊपर? देखें आदिल, जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं वो 70 सालों में जब पाकिस्तान मुश्किल में आता है वो यकीनन पाकिस्तान की हमायत में खड़े होते हैं, और वो ममालिक जो पाकिस्तान को तरक्की करता देख नहीं सकते, पाकिस्तान को मजबूत होता देख नहीं सकते, वहाँ के ममालिक के जो ताकतवर लोग होते हैं, जो अपनी भी एक सोच फिक्र रखते हैं, वो यकीनन आज खड़े हैं इमरान खान के साथ। तो पाकिस्तान पे कौन दबाव दे रहा है? कौन सा मुल्क है आप कह रहे हैं कि दबाव दे रहे हैं? मेरा ख्याल है कि मैं वो साइफर लहराने वाला नहीं हूँ। मैं फिर भी सफारती आदाब को या पाकिस्तान की इंटरेस्ट को, पाकिस्तान के मफाद को मद्देनज़र रखते हुए वो चीज़ें नहीं कहना चाहता जो हमारे सीने में बहुत सी दफन हैं। हमारे हाथ आज भी जो बंधे हैं, जो अभी आप अपने इब्तदाइये में बात कर रहे थे, वो हमारे हाथ आइन की रस्सी से आज भी बंधे हैं। हमारी ज़ुबानों पे आज भी वो ताला लगा है कि अगर ज़ुबानें खुलें
तो बहुत सा ऐसा भूचाल आप पाकिस्तान के अंदर देखें कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, मगर मुल्क की मफाद में आज भी कुछ कुछ सच बोल रहे हैं, कुछ कुछ आज़ादी से बात कर रहे हैं। अगर पूरा का पूरा बयानिया बयान कर दिया जाए जो 2017 से कम शुरू हुआ है, तो फिर इनको कहीं मुंह दिखाने की जगह ना मिले। उन ममालिक की डिमांड, उस मुल्क की डिमांड क्या है इमरान खान के मामले में आपसे? देखें, इमरान खान के लिए डिमांड वही है जो इमरान खान ने किया। क्या पाकिस्तान के मफाद में सी पैक नहीं था? क्यों रोका गया? क्या पाकिस्तान के मफाद में कश्मीर नहीं था, मकबूजा कश्मीर? और उसका हाल क्या हुआ? क्या एक्सटेंशन कब कब किसको दी जाती रही और किसके लिए क्या क्या मनसूबाबंदी की जाती रही? ये वो बलूचिस्तान में एक वकला कन्वेंशन हुआ था, वहाँ एक सीनियर तरीन वकील जो थे अमानुल्लाह साहब, उनकी गुफ्तगू सुन लें कि अदारों में बैठे लोगों के लिए क्या क्या मनसूबाबंदी सब ने मिल के बनाई, जिसमें मैंने कुछ नाम गिनवाए और कुछ रहते हैं। जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब जो हैं, उनकी गुफ्तगू कम से कम सुन लें यार। आज वो चीज़ें को पोशीदा रह गई हैं कि जो पाकिस्तान के मुखालिफ चल रही थी और पिछले 7 साल से चल रही थी। आज अगर लोगों को होश आ गया, लोगों ने देख लिया कि एक इंतहा कर दी गई 9-10 मई को, उसके बाद भी हम खामोश रहे, उसके बाद भी कोई लाडर लड़े क्यों रहे भाई? मुझे तो पाकिस्तान अजीज़ है, फिर मैं बोलूँगा मेरी सियासत का जनाजा निकल जाए, निकलता है निकल जाए, मगर मुझे पाकिस्तान को बचाना है। लेकिन मियां साहब ये बताएं ना, वो इमरान खान साहब के बारे में क्या चाहते हैं वो ममालिक आपसे? आपने मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दिया। वो मुल्क क्या चाहते हैं इमरान खान साहब के बारे में? किरदार को क्यों नहीं पहुंच रहे? मैं यार मेरी बात सुन लेना। वो कुव्वतें जो इतना पैसा इसको दे रही थी और जितना पैसा ये खर्च कर रहा था, वो पैसा जिस शख्स ने आज तक एक दमड़ी हलाल की कमा के ना खाई हो, वो अरबों खरबों रुपया जो खर्च कर रहा है, वो कहाँ से आ रहा है भाई? जो पिछले दिनों कोई हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले एक अस्पताल में जाके, मैं नाम नहीं लूँगा, उस अस्पताल में जाके 4 घंटे जो वीडियो कॉन्फ्रेंस होती रही, वो कहाँ होती रही? ये आपके इल्म में होना लेकिन चाहिए। इसमें आपकी हुकूमत है ना, आपकी हुकूमत है। अगर कोई फंडिंग हुई है, मदद मांगी जा रही है? मियां साहब, आपकी हुकूमत है, अगर कोई फंडिंग इस तरह हुई है उनको और वो उस फंडिंग को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपकी हुकूमत इसके खिलाफ अभी तक कोई सबूत क्यों नहीं लेके आई कि ये देखें ये इनकी फंडिंग हो रही है, ये इस एजेंडे के तहत ये काम कर? अगर तो अभी तो एक केस सामने लाया गया है अल कादर ट्रस्ट का, उसका जो हशर हो रहा है वो आपके सामने नहीं है। आप केसेस बनाएं, कहाँ जाएंगे भाई? आपके डिपार्टमेंट जो हैं वो खौफजदा हैं कि भाई इसका बनना कुछ है नहीं, हमें क्या ज़रूरत है किसी के मुंह लगने की। जब रियासत के अंदर ये आलम हो जाए कि अदारों में बैठे लोग जो हैं वो मुजरम से खौफजदा हो जाएं इसलिए कि उसको एक स्पेशल ट्रीट किया जा रहा है, तो फिर कौन करेगा भाई इन्वेस्टिगेशन? कौन करेगा और कौन लाएगा इसके केसेस सामने? और बेशुमार केसेस आपने कहा कि हुकूमत में होते हुए आपको पता नहीं है। ये हम 1 साल से सुनते आए हैं, अभी तो एक केस सामने लेकर आए हैं और उसका हशर आप देख लें। ठीक, थैंक यू सो मच। मियां जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। उनका ये ख्याल है कि तहरीक इंसाफ जो है वो जो लाइन क्रॉस कर गई है उसकी वजह से उसको जो है ये कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, और ये जो आज नताइज हैं, गिरफ्तारियां हैं, ये सारा कुछ है, ये उनकी अपने 9 मई के वाक़यात के इक़दामात की वजह से। आज अल्लाह पाक की इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।